अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम तुर्कों का हस्ब नस्ब और उनका असली वतन क्या है उसके बारे में बात करने वाले हैं और उसके अलावा इस्लामी दुनिया के साथ तुर्क कैसे दाखिल हुए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मावरुल नहर का इलाका जिसे आज हम तुर्किस्तान का नाम देते हैं और जो मशरिक़ में मंगोलिया और शुमाली चीन के पहाड़ियों से मगरिब में बहर खिज़र और शुमाल में सीरिया के मैदानी इलाकों से जनूब में बर सग़ीर और फ़ारिस तक फैला हुआ है। गज़ ख़ानदानों का वतन है। इस इलाके में इस ख़ानदान के बड़े बड़े कबाइल रिहाइश पजीर थे और तुर्क या उतराक के नाम से पहचाने जाते थे। 6वीं सदी ईस्वी के नस्बसानी में इन कबीलों ने अपने वतन असली को खैरबाद कहकर ग्रोह दर ग्रोह एशिया कोचक की राह ली। मौरखीन उनकी इस नकल मकानी की कई वजूहात पेश करते हैं। बाज़ का ख्याल है कि इसकी वजह इक़्तिसादी बदहाली थी। शदीद कहत और बढ़ती हुई आबादी ने उन्हें तर्क वतन पर मजबूर किया और वो ऐसे इलाकों में आकर बसे जहाँ वसी चरागाहें और खुशहाल ज़िंदगी के असबाब वाफिर मिक़दार में मौजूद थे। बाज़ तारीख़ निगारों का नुक्ता नज़रिया ये है कि इस नकल मकानी के पीछे सियासी अवामिल कारफरमा थे। तुर्कों को बाज़ ऐसे ताकतवर कबाइल की दुश्मनी का सामना करना पड़ा जिनकी ताकत और तादाद उनसे कहीं ज़्यादा थी, जैसे मंगोलिया। इस दुश्मनी से बचने के लिए उन्होंने तुर्किस्तान को छोड़कर एक ऐसे इलाके की राह ली जहां वो अमन व आशनी की ज़िंदगी बसर कर सकते थे। ये राय डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अब्दुल्ला बिन दहेश की है। लिहाजा मंगोलियों की दुश्मनी से बचने के लिए इन कबीलों ने मगरिब की राह ली और दरियाए जेजू के करीबी इलाके में बस गए, जहां से बाद में वक्तन फ़वक्तन तबरिस्तान और जरजान आए और यहां बदोबाश अख्तियार कर ली। इस तरह तुर्क इन इस्लामी इलाकों से करीब हो गए जिनको मुसलमानों ने 21 हिजरी 641 में मार्का नहावंद और फ़ारिस में दौलत सासानिया के सकूत के बाद फ़तह किया था। इस्लामी दुनिया के साथ तुर्कों का इत्तिसाल 22 हिजरी 652 को इस्लामी फ़ौजों ने बाब के इलाकों की तरफ पेशकदमी की ताकि उन इलाकों को फ़तह करें। ये वो इलाके थे जिनमें तुर्क सुकूनत पजीर थे। इस्लामी सिपाह के सिपा सालार अब्दुर्रहमान बिन रबिया रज़ियल्लाहु अन्हु ने तुर्कों के सरदार शहर बराज से मुलाकात की। शहर बराज ने अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु से सुलह की दरख्वास्त की और इस बात का इजहार किया कि वो अरमन पर हमला करने के लिए इस्लामी लश्कर में शरीक होने के लिए तैयार हैं। अब्दुर्रहमान ने उन्हें अपने कायद सराका बिन उमरू रज़ियल्लाहु अन्हु के पास भेज दिया। शहर बराज ने सराका से मुलाकात की और उनसे अपनी खिदमात पेश करने के सिलसिले में बात की। सराका ने उनकी पेशकदमी को कबूल कर लिया और इस बारे एक अरीज़ा हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम तहरीर किया और उन्हें इस बारे इतला दी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी सराका की राय से इत्तफ़ाक़ किया और उसके बाद मुसलमानों और तुर्कों में बाकायदा मुआहदा तय पा गया। यूँ मुसलमानों और तुर्कों में किसी किस्म की जंग ना हुई, बल्कि ये दोनों लश्कर अरमन में हमला आवर हुए और वहाँ इस्लाम की अशात हुई। इसके बाद इस्लामी लश्कर फ़ारिस के शुमाल मशरक़ी इलाकों की तरफ बढ़े ताकि मुसलमान लश्करों के हाथों दौलत सासानी के सकूत के बाद इन इलाकों में इलाही दावत को तरवीज हो सके। ये वो इलाके थे जो शुमाल की तरफ इस्लामी सपह के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थे। जब सुलह के मुआहदे की बदौलत ये मुश्किलात ख़त्म हो गई तो इन इलाकों और मुल्कों तक पहुँचने की राह हमवार हो गई और तुर्कों और मुसलमानों के दरमियान रब्त व ज़ब्त पैदा हो गया। तुर्क इस्लामी तालीमात से बहुत मुतासिर हुए और इस्लाम कबूल करके इस्लाम की अशात और गलबा दीन के लिए मुजाहिदीन की सफ़ों में शामिल हो गए। खलीफा राशिदीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के ओहद खिलाफत में तबरिस्तान का पूरा इलाका फ़तह हुआ। 31 हिजरी को इस्लामी लश्कर दरियाए जीहू से पार उतरा और मावरुल नहर के इलाके में पड़ाव किया। इस इलाके के तुर्क जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल हुए और इस्लाम का दिफा करने और खुदाई पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए जहादी सरगर्मियों में शरीक हो गए। इसके बाद भी इस्लामी लश्कर की पेशकदमी जारी रही। हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में बुखारा फ़तह हुआ।
कामयाबी और कामरानी का ये सिलसिला आगे बढ़ता और समरकंद भी इस्लामी कलम रू में शामिल हुआ, हत्ता कि इस्लामी सल्तनत की सरहदें वसी से वसी तर होती गईं और एक वक्त वो भी आया कि मावरुल नहर के तमाम इलाके इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन गए और उसमें बरसने वाले तुर्क कबाइल ने खालिस इस्लामी तहजीब व तमद्दुन को अख्तियार किया। अब्बासी खुलफा और उमरा के दरबारों में तुर्कों का असर व नफूज़ बढ़ना शुरू हुआ और हर शोबे में तुर्कों की एक मुतअद्दिद तादाद देखी जाने लगी। फ़ौज, कातिब और हुकूमत के दूसरे आला मनासिब फरीज़ा कोई ऐसा शोबा नहीं था जहाँ तुर्क मौजूद न। अपनी खुदादाद सलाहियतों और अखलाक की बदौलत उन्हें बड़े बड़े मनासिब पर फायज़ किया गया। जब मोतसिम तख्त खिलाफत पर मुतमकिन हुआ तो तुर्की असर व नफूज़ के सामने आला मनासिब के सब दरवाज़े खुल गए। बड़े बड़े मनसब तुर्कों के सुपुर्द हुए। तुर्क अब सल्तनत के हर शोबे में कलीदी असामियों पर काम करने लगे। मोतसिम के इस इक़दाम ने लोगों को काफ़ी हद तक मुतशिल कर दिया। अवाम और सिपाह दोनों में बेचैनी फैल गई। यही वजह थी कि मोतसिम ने अपने लिए एक नए शहर की बुनियाद रखी जहाँ उसकी ज़ाती फ़ौज और आवान व मददगार रिहाइश पजीर हुए। ये नया शहर सामरा के नाम से मौसूम किया जाता था और बगदाद से 125 किलोमीटर दूर था। यूँ तारीख़ इस्लाम के अहम तरीन दौर में तुर्कों को सल्तनत में ख़ासी अहमियत हासिल हो गई, हत्ता कि वो वक्त भी आया कि तुर्कों ने एक बहुत बड़ी इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी। इस सल्तनत का दौलत अब्बासिया के खुलफा के साथ मजबूत ताल्लुक़ था। ये तारीख़ में सल्जूकी सल्तनत के नाम से पहचानी जाती है। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।